भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, और गांधी परिवार के लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी हार नहीं। सरल शब्दों में कहा जाए, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी के पूरे केस को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बगैर एफआईआर के आप इस मामले की जांच कैसे कर सकते हैं। यानी कि एक करारा तमाचा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी के चेहरे पर। कांग्रेस कह रही है यह सब कुछ गैंग्स ऑफ गांधीनगर के कहने पर हुआ, यानी कि सीधा प्रहार किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। और दूसरी बड़ी बात, यह सारी साजिश थी एक आदमी पर काबू पाने के लिए, और उसका नाम है राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे पर उग्र है और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको इस केस की पूरी बारीकियां बताने वाला हूं। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से साजिशन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2018 में बदलाव किया गया ताकि निजी शिकायतकर्ता इस मामले में गांधी परिवार के लिए मुश्किलात पैदा कर दें। और निजी शिकायतकर्ता से मेरा मतलब सुब्रमण्यम स्वामी था। आज अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बगैर एफआईआर की आप जांच कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी के चलते अक्टूबर के महीने में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, मगर यह एफआईआर भी इस वक्त बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। यह मामला भी बहुत कमजोर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उस मामले में सारे जो दस्तावेज हैं वो 2012 की शिकायत के आधार पर लिए गए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नेशनल हेरल्ड मामले में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार को अदालत से एक करारा तमाचा मिला है। एक एक करके पूरा मामला आपके सामने, अंत तक रहिएगा दोस्तों। यह मामला बहुत जरूरी है और यह खबर भी आपकी स्क्रीन पर। खबर क्या है? स्पेशल कोर्ट ने कथित नेशनल हेरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है बिना एफआईआर के ईडी ना तो ईसीआईआर दर्ज कर सकती है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने गांधी परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ जांच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट शिकायत के आधार पर शुरू की थी। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, पूरा मामला बगैर एफआईआर के चल रहा था। और जैसे मैंने बताया, एफआईआर दर्ज हुआ वो भी इसी साल अक्टूबर को 3/10/2025। मगर जैसे मैंने बताया, वो मामला भी जो है, वो एफआईआर भी जो है, वो आधारित है सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर, जिससे आप समझ गए कि यह मामला कितना कमजोर है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेरल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा सामने आए हैं और उन्होंने सीधा प्रहार किया है गैंग्स ऑफ गांधीनगर पर और कहा है कि इसका मकसद सिर्फ एक था, एक व्यक्ति जो इस सरकार और जनता के बीच में खड़ा हुआ है, जो लोकतंत्र की मशाल हाथ में थामा हुआ है, उसे बर्बाद करना, यानी कि राहुल गांधी को बर्बाद करना। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। जो पिछले 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर
जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस of the ED's case on National Herald against Mrs. Sonia Gandhi, against Mr. Rahul Gandhi and others. ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, और विपक्ष खास तौर पे राहुल गांधी उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर में। मगर आज दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने लाए जाने चाहिए। जैसे मैंने कहा, बगैर एफआईआर के यह मामला चल रहा था, जिसको लेकर अदालत ने अपनी आपत्ति जाहिर की। तो सवाल यह कि आदेश किसने दिया, और इसी से जुड़ा है मेरा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी की जांच ही कानून के खिलाफ थी, तो फिर ईडी ने किसके आदेश पर ECIR दर्ज की? याद रखिए, 2015-16 में ईडी ने प्राइवेट शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने से इनकार कर दिया था। लेकिन 2019 में ईडी ने अपना ही रुख बदलते हुए मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी। यानी कि जिस मामले को लेकर ईडी ने कह दिया कि नहीं साहब, 2015-16 में जांच नहीं होगी, फिर 2018 का दौर आता है जब PMLA में संशोधन लाया जाता है। क्यों? नेशनल हेरल्ड केस की वजह से। आप पूरा मामला समझ रहे हैं दोस्तों। मकसद था राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधना, लिहाजा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव लाया जाता है। उस बदलाव के चलते निजी शिकायतकर्ता भी मामलों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, प्राइवेट एंटिटीज भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और पूरा मामला आपके सामने। पवन खेरा कह रहे हैं यह मामला ही बेईमानी है, और कैसे, सुना जाए। पिछले 12-12.5 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेरल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेरल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेरल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेरल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। PMLA, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं। ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन PMLA का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, PMLA का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, CBI के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए
कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको दो और मामलों पर गौर करना पड़ेगा। यह पूरा मामला जो है ना, वो अचरज और हैरानी से भरा हुआ है। कैसे? सबसे बड़ी बात, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपने ही सर्कुलर का विरोध किया। अपनी तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसके खिलाफ गई। कैसे? गौर किया जाए। ईडी ने अपने ही टेक्निकल सर्कुलर नंबर 01/2195 को, जिसमें साफ लिखा था ईसीआई दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर और धारा 157 के तहत उसे मजिस्ट्रेट को भेजना जरूरी है, आखिर किसके आदेश पर दरकिनार कर दिया? यानी कि ईडी अपनी तरफ से एक टेक्निकल सर्कुलर जारी करता है 01/2015 और उसे खारिज कर देता है। इसलिए मेरे इन शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। नेशनल हेरल्ड मामला ईडी के इतिहास में पहला ऐसा केस है जिसमें एजेंसी ने बिना किसी एफआईआर के सिर्फ एक प्राइवेट शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि 2019 में इसी खामी को दूर करने के लिए पीएमएलए में संशोधन किया गया था, फिर भी यह मामला न्यायपालिका की जांच में टिक नहीं पाया। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह पूरा मामला ही कमजोर है। बगैर एफआईआर की जांच होती है और फिर अक्टूबर 2025 में एक एफआईआर दर्ज की जाती है, मगर उसमें भी ढेरों दिक्कतें हैं। कैसे? कुछ देर बाद, मगर सुनिए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खरगे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अब दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं खेल एफआईआर्स का। जी हां, किस तरह से ईडी अपने ही मामले पर पलट गई और अपनी नाक बचाने के लिए इसी साल अक्टूबर में एक एफआईआर दर्ज की जाती है। मगर जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, उसमें भी काफी झोल है। कैसे? गौर फरमाया जाए। हालांकि ईडी दिल्ली पुलिस की 3/10/2025 की एफआईआर के आधार पर नेशनल हेरल्ड केस की जांच आगे भी जारी रखेगी, लेकिन संभावना है कि इस एफआईआर को भी जल्द चुनौती दी जाएगी, क्योंकि यह एफआईआर खुद ईडी द्वारा दी गई जानकारी शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट शिकायत के आधार पर नेशनल हेरल्ड केस की जांच करते हुए ईडी ने जो दस्तावेज और सबूत जुटाए थे वो पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत दिल्ली पुलिस को भेजा गया और वही दिल्ली पुलिस की एफआईआर का आधार बनी। जब स्वामी की शिकायत पर आधारित ईडी की जांच को ही अवैध ठहराया जा चुका है, तो फिर उसी जांच में जुटाए गए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर नया केस कैसे दर्ज किया जा सकता है? तो सुना आपने दोस्तों, किस तरह से पूरा मामला धराशायी हो जाता है, किस तरह से 3/10/2025 को दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं।
और जैसे मैंने बताया, इसे चुनौती मिलेगी। और दिल्ली की जो विशेष अदालत ने आदेश जारी किया है, ईडी उसे आगे चुनौती देने वाली है, यानी कि यह मामला अभी थमने नहीं वाला है। मगर हां, आपके जहन में सवाल होगा, यह पूरा नेशनल हेराल्ड केस दरअसल है क्या? तो चलिए सरल शब्दों में 5 बिंदुओं में मैं आपको यह पूरा मामला समझाने वाला हूं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पूरा मामला क्या है? नंबर 1, मामले की शुरुआत 2012 बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक प्राइवेट आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। इसी से इनकम टैक्स और बाद में ईडी की जांच शुरू हुई। दूसरा, एजेएल और कांग्रेस का लोन। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने करीब 90 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया था। बाद में अखबार बंद हो गया, लेकिन कंपनी के पास दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में कीमती जमीन और इमारतें थीं। नंबर 3, यंग इंडिया कंपनी की एंट्री। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की मिलाकर 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस ने एजेएल से मिलने वाले 90 करोड़ का लोन सिर्फ 50 लाख में यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में मुख्य आरोप क्या था? चौथा बिंदु, आरोप लगाया गया कि इसी तरीके से यंग इंडियन ने एजेएल पर कब्जा कर लिया और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण पा लिया। एजेंसियों का कहना था कि यह एक तरह की धोखाधड़ी और सरकारी जमीनों के दुरुपयोग का मामला है। नंबर 5, गांधी परिवार का क्या पक्ष है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस ने कई बार कहा है कि कोई निजी फायदा नहीं लिया गया। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसका मकसद सिर्फ अखबार को फिर से जिंदा करना था। उनका आरोप है कि पूरा मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। मगर आज मैं कुछ और मुद्दे भी उठाना चाहता हूं। याद कीजिएगा दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में करते हैं। अक्सर अमित शाह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए उन पर प्रहार करते हैं। क्या कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर हैं। न जाने कितनी बार उन्होंने यह बात कही है। और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया बगैर कोई पड़ताल किए उन पर प्रहार करती है। तो सरल शब्दों में, पिछले 12 सालों में गोदी मीडिया ने जो दुष्प्रचार चलाया है, जो प्रोपेगेंडा चलाया है, अब वो क्या कहने वाली है? आज देखना होगा दोस्तों, क्या गोदी मीडिया इस मुद्दे पर चर्चा करेगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी जीत है और राजनीति के लिहाज से यह एक बहुत बड़ी खबर है, जिसे मैंने आपके सामने सरल शब्दों में, सरल लहजे में समझाने की कोशिश की है। अब दिल्ली की स्पेशल कोर्ट के इस आदेश के बाद, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि आपने अक्टूबर में जो एफआईआर दर्ज किया था, वो भी अदालत के इस आदेश के बाद बेमानी दिखाई दे रही है। अब क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जिन्हें गैंग्स ऑफ गांधीनगर बता रही है, क्या वो सामने आएंगे और अपनी हार स्वीकार करेंगे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।